नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे नोट्स के बारे में आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको हम कभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान बनाए थे और आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो आगे होने वाली हैं, उनके हिसाब से हमने कई हैंड राइटिंग नोट्स आपके सामने प्रस्तुत की है। उसी को ध्यान में रखते हुए एक नोट्स हमारे पास और बचा हुआ था, जो कि अंतिम समय में परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसी पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास समग्र पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, आप कल्पना कीजिए कि जब कोई परीक्षार्थी कई बार परीक्षाओं को दे रहा हो, 1 नंबर 2 नंबर से वो छंट जा रहा हो, कई बार स्क्रीनिंग में टॉप पर भी रहा हो, लेकिन इंटरव्यू में मनमाने तरीके से उसका चयन नहीं किया जा रहा हो, तब उसकी राइटिंग की स्थिति क्या हो सकती है। तो ये जो हमारा नोट्स है, ये सिर्फ नोट्स नहीं है, बल्कि एक परीक्षार्थी की आत्मकथा के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं और अपने से इसको जोड़ सकते हैं। और देखेंगे आप कि जो हम बार बार आप सभी को कहा करते हैं कि अपने नोट्स को बनाइए, उस नोट्स में संशोधन करते रहिए, जहाँ भी नई चीजें मिलें उनको जोड़ते रहिए। और परीक्षार्थी अपने कॉपी या नोट्स में क्या क्या करते रहते हैं, अगर किसी की आत्मकथा को आपको जानना हो, समझना हो, तो उसके नोट्स के पीछे के पेज को देखिए, उसमें बहुत सारी रहस्यात्मक चीजें लिखी रहती हैं। तो यहाँ पर आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। हमने पूरा यथार्थ में इसको रखने का प्रयास किया है। हम चाहते तो इसको प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको दिखाते, लेकिन उसमें उतना आनंद नहीं आता। यहाँ पर कहीं न कहीं एक परीक्षार्थी अनुभव आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक आप लोग जुड़े रहेंगे और आपको आनंद आएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमने लिखा रिवीजन नोट्स हिंदी। हम तैयारी कर रहे थे हिंदी की, लेकिन लिख रहे थे अंग्रेजी में। आमतौर पर होता रहता है ऐसे। अब जो भी तथ्य दिखाई पड़ते थे, कुछ भी हमने फॉर्म भरा उसको लिख दिया कि इसका है, याद करने के लिए। रोल नंबर किसी जमाने में मेरा ये हुआ करता था। अब हमें नया तथ्य दिखाई पड़ा, असूया। जब हम भ्रमर गीत सार पढ़ते हैं तो वहां पर असूया भाव दिखाई पड़ता है, तो हमने नोट कर लिया दूसरे का सौभाग्य। व्रीड़ा एक शब्द है, स्त्रियों को पुरुषों को देखने पर व्रीड़ा का भाव उत्पन्न होता है। अपरस्मार यानी शोक, भय, वियोग की स्थिति को कहा जाता है। अमर्ष निंदा की स्थिति में है। अवहित्था एक भाव है, जब आप सात्विक भाव पढ़ेंगे वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसका प्रयोग किया हुआ है, जो कि भय, लज्जा के दृष्टिकोण में या फिर अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वितर्क संदेह के कारण। तो राइटिंग आप देखिए, आप बहुत अच्छी नहीं रही। ये उस मन स्थिति में लिखी गई है कि जब कोई भी तथ्य मिल रहा हो और जल्दी से अपने लिए। हमें कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उन लाखों विद्यार्थियों के लिए अपना इस गुप्त नोट्स को दिखाना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा। तो ये उसी जल्दबाजी में है। लेकिन आपको जानना क्या है कि असूया का मतलब क्या है, व्रीड़ा का मतलब क्या है, अपरिस्मार का मतलब क्या है, अमर्ष का मतलब क्या है, अवहित्था का मतलब क्या है, वितर्क का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा और कुछ न कुछ नई चीजें आपको मिली होंगी। फिर इसके बाद किन किन पर हमें फोकस करना है, पाठ्यक्रम के अनुसार हमने यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। फिर हमें एक तथ्य मिलता है कि अपरोक्ष नाम से साक्षात्कार संकलन किया गया है 8 खंडों में अज्ञेय द्वारा। तो इसको हमने नोट कर लिया और इंपॉर्टेंट भी किया, क्योंकि कई परीक्षाओं में हमने देखा कि अपरोक्ष पूछा गया था कि किसका साक्षात्कार है या फिर किसकी रचना है, कितने खंडों में बटी हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये तथ्य हमने नोट कर लिया। अब बीच बीच में आप सभी कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है, कैसे पढ़ें, क्या करें। यहाँ पर हमारा टाइम टेबल देखिए। अनजाने में ये टाइम टेबल मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा और ये बात मैं उस समय की कर रहा हूँ, 2013 से लेकर 2017 तक। ठीक है, उस वो दौर है। हालांकि ये नोट्स हमारा 2017 से 16 से 2017 के बीच वाला है। इसके पहले वाले भी इधर उधर होंगे। टाइम टेबल आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये टाइम टेबल उस जमाने का है जब जेएनयू में लाइब्रेरी में कोई जाकर पढ़ता रहा होगा, उस समय का है। हमने निर्धारित किया कि एक सप्ताह में 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में हमें इतना पढ़ाई करना है।
आप इस चीज से समझेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीच आपको सुनना है, किसी को फॉलो करना है। यहाँ चीजों को देखिए, 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे से 1 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे, 4 घंटा हमने जोड़ लिया। फिर 2 बजे से लेकर 7 बजे तक हिंदी के साथ संस्कृत पढ़ेंगे, यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी का जुड़ाव है, जिस तरीके से संस्कृत आ रहा है। 8 बजे से लेकर 12 बजे रात तक जीएस पढ़ेंगे 4 घंटा। फिर चले जाएंगे हॉस्टल में, सोएंगे। इसके बाद 5 से 8 बजे तक हिंदी पढ़ेंगे, यानी कि हमारा पढ़ने का ही पूरा कार्यक्रम था, क्योंकि हम हॉस्टल में रहा करते थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि गृहस्थ जीवन को भी संभाल रहे हैं और उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। तो इतना तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसका आधा भी पढ़ें तो भी काफी हो सकता है। क्योंकि हम हॉस्टल में रहा करते थे, हमारे पास काम नहीं थे, प्रेशर बहुत ज्यादा थे। वो जमाना था कि सामान्य क्षेत्र से, गांव के इलाके से भी बहुत सारे लोग टीजीटी पीजीटी हो गए थे, और हम जेएनयू में रहकर असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल सर्विसेज और इधर उधर की तैयारी में थोड़ा अपने को व्यस्त रखे थे। तो प्रवक्ता की तरफ ध्यान नहीं था, लेकिन घर से फोन आता था कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, बहुत लोग तो इधर से ही नौकरी पा गए। तो फिर इस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, और उसका परिणाम है कि हम आप सभी के सामने प्रतिदिन हाजिर होते हैं। इसके पीछे मेहनत की गई है, यूं ही नहीं कोई आया हुआ है। तो ये टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल देखने में तो काफी कठिन लग रहा है। हो सकता है कि अपने समय में 90% ही हमने इसको फॉलो किया होगा, लेकिन ये हमारा उस जमाने में संविधान हुआ करता था। लोग संविधान की बात करते हैं, एक परीक्षार्थी का संविधान उसका टाइम टेबल ही है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम पढ़ते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण किताबें लगी थी कि प्राचीन कवि के अंतर्गत कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास, उनकी 100 साखियां पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ हमने यहाँ पर नोट किया है। सूरदास भ्रमर गीत सार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 50 पद। वैसे शुक्ल जी ने 400 पदों का संकलन किया है, लेकिन हमें 50 पद ही पढ़ने थे। तुलसीदास विनय पत्रिका पढ़ना था, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित हुई, 50 पद पढ़ने। हमें लग रहा है कि यूपी हायर एजुकेशन का ये सिलेबस है। घनानंद कवित्त पढ़ना था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 50 कवित्त। तो ये सारी चीजें। अब आधुनिक कवियों के अंतर्गत प्रसाद की कामायनी, श्रद्धा सर्ग पढ़ना था। निराला, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, कुकुरमुत्ता, पंथ, परिवर्तन, नौका विहार, संध्या के बाद, ताज, ये सभी कविताएं हैं। अज्ञेय, नदी के दीप, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, अंतः सलीला। तो ये जो सिलेबस है सीजीपीएससी का है। तो सीजीपीएससी में हमारा चयन भी हुआ, आप लोग जानते भी हैं, और 2 साल हमने काम भी किया वहां पर। बाकी चीजें कंटिन्यू चल रही। तो वहां का सिलेबस है, मुझे पूरा याद आ गया देखते ही। ठीक, तो आप सभी को ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसलिए बताया जा रहा है कि इसी बहाने आपको ये पता चलेगा कि कबीर ग्रंथावली किसकी है, भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया, विनय पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ, घनानंद कवित्त किसने लिखा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ये सारी चीजें आपको एक बार रिकॉल होंगी, इसीलिए तो हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं। प्रसाद की कामायनी आप पढ़ेंगे, आप श्रद्धा सर्ग, ईड़ा सर्ग, चिंता सर्ग नहीं पढ़ेंगे तो अधूरा रहेगा। तो देखिए, आपको श्रद्धा सर्ग बिल्कुल पढ़कर जाना है, या फिर आपने नहीं भी पढ़ा है और एग्जाम में कोई पंक्ति पूछ दी जाती है, आपको एकदम से नहीं आ रही, लेकिन अगर विकल्प में श्रद्धा सर्ग लगा हुआ है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि आपका सही हो जाए। क्योंकि सिलेबस में कहीं न कहीं महत्वपूर्ण चीजें लगी रहती है। निराला की जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनको ध्यान में रखिए। निराला ने तो तमाम कविताएं लिखी हैं। रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से एक संकलन ही तैयार किया हुआ है। पंत की कविताएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, आप इसमें देखेंगे कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी कुछ कविताएं यहाँ पर कॉमन दिखाई पड़ेंगी आपको। आगे की जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं जिसके लिए वे जाने जाते हैं, वो कविताएं यहाँ पर लगी हुई हैं। उपन्यासों की अगर बात करें तो प्रेमचंद, गोदान, रेणु, मैलांचल, भीष्म साहनी, तमस, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यास, और भी सारे उपन्यास हैं। नाटक में प्रसाद, स्कंदगुप्त, धर्मवीर भारती, अंधायुग, मोहन राकेश, आधे अधूरे। निबंधों में पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, शुक्ल, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, द्विवेदी जी, अशोक के फूल। ये सभी आप देख रहे हैं कि किसी सिलेबस से हमने नोट किया हुआ है। क्योंकि तैयारी में कैसे परीक्षार्थी अपने को इंगेज करते हैं, लगाते हैं, वो एक परीक्षार्थी के इस डायरी से या फिर इस नोट से आप
समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपको अपने को मानसिक रूप से तैयार करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने नोट कर लिया। अब हम पूरी तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास पर फोकस करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भाषा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नंबर आता है साहित्य का। सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए भाषा की, इसके बाद जानकारी होनी चाहिए साहित्य की, क्योंकि जो साहित्य है वो भाषा में ही लिखा हुआ रहता है। तो बातें यहां से फिर से शुरू हो गई कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं किस प्रकृति की थी, योगात्मक थी। पाली को मागधी भी कहा जाता है। पाली जो है बौद्ध साहित्य उसमें लिखा गया है। पाली का समय कब से कब तक है, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत उस जमाने में बोलचाल की भाषा थी और इसका जो समय था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के बीच में। संस्कृत नाटकों के जो निम्न पात्र थे, जो सहायक पात्र थे, उसमें स्त्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। अब वो संस्कृत का प्रयोग न करते हुए प्राकृत का प्रयोग किया करते थे, इसको नोट कर लिया। जैन साहित्य की जो भाषा रही है प्राकृत रही है। अब प्राकृत के भी कई भेद किए गए, 5 भेद किए गए। सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। अब सौरसेनी से कौन सा निकली, पश्चिमी हिंदी। पैशाची से पंजाबी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी। अब इन हिंदियों में कौन कौन सी बोलियां हैं, जैसे पूर्वी हिंदी से खूब सवाल पूछा जाता है, तो हमने फार्मूला बनाया ABC। ये फार्मूला उस समय अपने लिए हम बनाए थे, लेकिन इसमें जब सफलता मिलती है तो ये फार्मूला हम अपने विद्यार्थियों को भी बताते हैं कि अवधी, ठीक है, बघेली, फिर छत्तीसगढ़ी। मागधी में बिहारी हिंदी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि भोजपुरी, मगही और मैथिली आ गई इसमें। ठीक, फिर हम नोट करते हैं यहाँ पर कि प्राकृत के 5 भेद किए गए, अपभ्रंश के 7 भेद किए गए। प्राकृत में कौन कौन है और अपभ्रंश में कौन कौन है, ये अपने समझने के लिए हम फार्मूला बनाए हुए थे। चाय पीते हुए, मित्रों से बात करते हुए, साइकिल चलाते हुए या फिर पैदल चलते हुए अपने को चिंतन मनन करना, रिवाइज करना। ठीक है, इस तरीके से परीक्षार्थी अक्सर करते हैं। फिर इसके बाद प्राकृत के बाद हम बात करेंगे कि अपभ्रंश का प्रयोग कब से शुरू हुआ। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी के बीच। कई बार परीक्षाओं में ये समय नहीं देते हुए बल्कि इस तरीके से पूछ देता है कि 6ठी शताब्दी के आसपास, 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी लिख दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मोटे तौर पर अपभ्रंश का समय कब से कब तक रहा है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास नाम की जो पुस्तक है उदय नारायण तिवारी की, इसमें अपभ्रंश को 700 ईस्वी से माना जाता है, यहाँ पर नोट कर लिया गया। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह की पुस्तक, उन्होंने भी लगभग 700 ईस्वी से ही अपभ्रंश की शुरुआत मानी है, हिंदी की शुरुआत मानी है वहां से। विक्रमोर्वशीयम में निम्न पात्रों द्वारा अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है, अपवाद के रूप में हमने इसको अपने नोट्स में रखा। भामा ने भी संस्कृत प्राकृत के साथ अपभ्रंश को महत्वपूर्ण बतलाया, यानी कि शुरुआती दौर में कौन कौन ग्रंथ हैं जो कि अपभ्रंश का प्रयोग कर रहे थे, उसकी शुरुआत कहां से होती है। हिंदी का विकास मोटे तौर पर देखा जाए तो अपभ्रंश से हुआ है। वैसे छोटी कक्षाओं में बतलाया जाता है कि संस्कृत से हुआ है, लेकिन अगर आप भाषा विज्ञान के क्रम को देखेंगे तो उसकी शुरुआत, उसका विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश में भी उत्तर अपभ्रंश से हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कई परीक्षाओं में लिख दिया जाता है कि उत्तर अपभ्रंश विकल्प में रहता है, आपको ध्यान में रखना है इसको। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्र प्रचलित थे, जिसमें कि सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी। सौरसेनी से कौन कौन हिंदी है, पश्चिमी हिंदी जिनको कि हम उपभाषाओं के रूप में जानते हैं, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। पैशाची से पंजाबी, ब्राह्मण से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। जैसे आप सभी को याद करने में दिक्कत होती थी, वैसे ही हमें भी याद करने में दिक्कत होती थी। तो हमने यहाँ पर नोट किया कि हमारे लिए 2 नए तथ्य कौन है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि ब्राह्मण से किसकी उत्पत्ति हुई है, सिंधी की, और खस से किसकी हुई है, पहाड़ी। तो इसको हमने देखे यहाँ पर घेरा हुआ है, ताकि अंतिम समय में जब हम रिवीजन करें तो एक बार जरूर देख लें। बाकी सौरसेनी से, पैशाची से
महाराष्ट्र, अर्धमागधी, ये सारी चीजें याद हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन में चीजें आती हैं, समस्याएं आती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि जो व्यक्ति आपको सामने से पढ़ा रहा है वो इन अनुभूतियों से गुजर चुका है। ये नहीं कि केवल बड़ी स्क्रीन पर आकर अभिनय कर रहा है, मैटर कोई बना रहा है, अभिनय कोई कर रहा है, प्रचार कोई कर रहा है, ऐसा नहीं है। इन सारी चीजों को हम भोगे हुए यथार्थ के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने भाषा विज्ञान पढ़ते हुए भारतीय आर्य भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके क्षेत्र, कौन कौन सी बोलियां हैं, उनको भी आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति शौर सेनी अपभ्रंश से हुई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा का प्रयोग 1000 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। अपभ्रंश में प्रयुक्त तद्भव शब्दों को हिंदी ने ग्रहण किया। हिंदी में जो भी तद्भव शब्द हैं वो अपभ्रंश से लिए गए। कुछ नई ध्वनियों का हिंदी में विकास हुआ, जैसे अड़, ढ, व, न, मह, लह, ये जो है नई ध्वनियां हैं। जैसे अभी एक नई ध्वनि हिंदी में शामिल की गई है जिसको कि ल बोल सकते हैं। ठीक है, संस्कृत में 24 रूप बनते थे जबकि हिंदी में केवल 2 रूप थे। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये संयोगात्मक भाषाएं थी। इसके पहले आपने देखा, हमने सबसे ऊपर में बताया कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी वो योगात्मक थी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि अब बताया जा रहा है कि जो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये भी संयोगात्मक भाषाएं थी जिनको कि योगात्मक भाषाएं भी कहा जा सकता है। लेकिन यहां से भाषा का परिवर्तन होता है कि अपभ्रंश जो है वो वियोगात्मक भाषा थी, यानी कि अलग अलग लिखा जाता था। जैसे कि संयोगात्मक में आप संस्कृत के मंत्रों को पढ़ेंगे तो सब एक ही लाइन में रहती हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनमें संधियां रहती हैं और बहुत सारे व्याकरण के नियम रहते हैं। लेकिन वियोगात्मक में, ठीक है, तो आप देखें कि क्रिया, कर्म, कर्ता सब अलग अलग, तो क्या हो गई, वियोगात्मक हो गई। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया। उस जमाने में भी काव्य में जो भाषा प्रयुक्त हो रही थी उसको अपभ्रंश कहा गया। तत्कालीन बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा गया। और जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि जो भरत मुनि थे उन्होंने भी अपभ्रंश को लोक भाषा इत्यादि कहते हुए देश भाषा का नाम दिया हुआ है। अपभ्रंश में उस समय केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए, ये सभी स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर विकसित हुए, ओ और औ। कैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हो रहा है। एक सीरीज भी आप यहां पर समझ रहे होंगे। अपभ्रंश में जो स्पर्श व्यंजन कहे जाते थे उसमें च, छ, ज, झ इत्यादि आते थे। हिंदी में इन्हीं को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाने लगा, च, छ, ज, झ को। इसके बाद अपभ्रंश में जो दंत ध्वनियां थी, न, र, ल, स, ये सब हिंदी में आकर वर्ध से ध्वनियों के अंतर्गत शामिल हो गई, न, र, ल, स। ठीक, इसी तरीके से अड़, ढ का प्रयोग हिंदी में होने लगा। अपभ्रंश में क्रिया एवं कारकीय रूप संयोगात्मक थे जबकि हिंदी में वियोगात्मक थे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी का जो नेचर है वो वियोगात्मक रहा है, वो संयोगात्मक नहीं है। कई बार आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर इत्यादि में देखा होगा, पूछा जाता है कि हिंदी की प्रकृति क्या रही, वियोगात्मक रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तालव्य के अंतर्गत स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और चीजें कैसे कैसे याद करना है, उसको एक परीक्षार्थी को कैसे याद करना चाहिए, हमने यहाँ पर नोट किया। अगर अब भाषा के बाद हम इतिहास की बात करें, साहित्य की बात करें, तो सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रियर्सन के इतिहास को माना है। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने, जिन्होंने कि ग्रियर्सन के पुस्तक का अनुवाद किया। जब यहाँ पर ग्रियर्सन का उल्लेख किया जा रहा है तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक आपके दिमाग में आनी चाहिए, और उसका प्रकाशन कब हुआ था ये सब भी आपके मन में आना चाहिए। आगे चलते हुए किशोरी लाल गुप्त ने उसका अनुवाद किया। इसी तरीके से गारथतासी के इतिहास ग्रंथ का भी अनुवाद किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रियर्सन का इतिहास अंग्रेजी में, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी में है, नाम से पता चल रहा है। यह 11 अध्यायों में विभक्त है। मिस्र बंधु विनोद जो कि 8 कालखंडों में है। मिस्र बंधु
में कौन कौन से बंधु आते हैं, इसको भी हमने यहाँ पर GSS करके याद किया हुआ था। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। मिश्र बंधु विनोद कब प्रकाशित होता है? 1913 में। कई बार वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते सीधे सीधे, और अगर हमें प्रकाशन वर्ष तथ्य नहीं याद रहते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। मिश्र बंधु विनोद की एक खास रचना है हिंदी नवरत्न, जो कि 1910, और मिश्र बंधु विनोद 1913। इसके बाद इसका एक और संस्करण आता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। रीतिकाल के कवियों के परिचय का आधार शुक्ल ने किसकी बुक से लिया था? तो वह मिश्र बंधु विनोद से लिया, और शुक्ल जी ने अपने जो इतिहास ग्रंथ लिखा सन 1929 ईस्वी में लिखा। ये सारे तथ्य एक दूसरे से कुरेल जोड़ते हुए आपको देखना है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में निकला हुआ है। हम भी जब पढ़ रहे थे तो कई जगहों पर 18 दिखाई दे रहा था, कई जगहों पर 16, बाद में क्लियर हुआ कि ये 16 खंडों में। तो इसको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कभी कभी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा, जिसमें कि आप देखेंगे संत काव्य तक ही इसमें इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री नाम से एक आलोचक रहे, उन्होंने लिखा। तो देख रहे हैं कि आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, ये सभी मिलते जुलते नाम है। तो कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृपा शंकर शुक्ल ने लिखा, और इसी नाम से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो लिखा ही, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है। तो परीक्षार्थी कैसे तथ्यों को नोट करते हैं, और वो नोट एक धीरे धीरे किताब के फॉर्मेट में बदलते जाते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी, और लिखावट उतनी भी खराब नहीं है कि आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। हर सुंदर चीज अच्छी हो इसकी गारंटी नहीं हो सकती, कुछ मीडियम चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं हिंदी काव्य संग्रह। हिंदी काव्य संग्रह जिसको कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा, कई जगह पर लिखा रहता है भाषा काव्य संग्रह। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखें, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछे जाते रहे, कि हिंदी प्रदीप किस तरीके की पत्रिका थी, मासिक थी, कहां से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। कौन संपादन करता था? बालकृष्ण भट्ट किया करते थे। ब्राह्मण पत्रिका कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कहां से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। कौन इसका संपादन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र करते थे। सरस्वती पत्रिका कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कहां से निकलती थी? इलाहाबाद से निकलती थी। कौन संपादन किए थे, जिसके लिए जानी जाती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब उन्होंने किया? 1903 में किया। ये चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, बस चीजें बदल के आ जाएंगी कि हो सकता है कि इलाहाबाद के जगह पर अब प्रयागराज पूछा जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? चीजें तो आपको वैसे ही ध्यान में रखनी है। भारत नाम की पत्रिका का संपादन नंदुलारे वाजपेयी ने किया, जो कि अर्ध साप्ताहिक, ठीक है, इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। आनंद कादम्बिनी जो कि मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से निकलती थी। प्रेम घन इसके संपादक के तौर पर थे। तो ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि परीक्षाओं में ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। अब कुछ त्रैमासिक पत्रिकाएं, यहाँ पर त्रैमासिक पत्रिकाएं, जिसमें कि भाषा जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय से निकलती है, कथांतर, आलोचना, नई धारा, स्वर्ण रेखा, ये सभी कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि त्रैमासिक के अंतर्गत आती हैं। सत्यामृत प्रवाह के रचयिता कौन थे? श्रद्धाराम फुलौरी थे, जो कि एक धार्मिक पुस्तक थी। श्रद्धाराम फुलौरी की जब भी चर्चा की जाती है तो आपको भागवती नाम का उपन्यास दिमाग में रखना चाहिए, लेकिन सत्यामृत प्रवाह नाम से उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक लिखी। ओम जय जगदीश हरे जो संगीत है, भक्ति परक पद है, उसको भी श्रद्धाराम फुलौरी ने लिखा था। इसके बाद कुछ तथ्य पूछे जाते हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर आधारित हैं, कि लल्लू लाल में पंडिताऊ पंथ था, सदल मिश्र में पूर्वी पंथ था, सदा सुखलाल में परनिष्ठित भाषा थी। तो हमने याद किया लल्लू पंडित, सदल पूर्वी, सदा परनिष्ठित। एक परीक्षार्थी याद करने के लिए किन किन उपायों को करता है, इस नोट से आपको पता चल रहा होगा। एक थाल मोती से भरा, जो अमीर खुसरो की पहली है, आकाश इसका अर्थ है। एक नार ने अचरज किया, दिया बत्ती। गधा क्यों उदास, पथिक क्यों प्यासा, लोटा न था। अर्थ जो इसका पूछेगा, मुंह देखो तो सूझेगा दर्पण। ये सभी अमीर खुसरो की पहलियां हैं, मुकरियां हैं। अगला यहां तथ्य है वनाष्टक,
जो कि श्रीधर पाठक द्वारा लिखा गया है। गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा और जगन्नाथ दास रत्नाकर भी ने लिखा है। तो ये सभी ऐसे तथ्य हैं जो कि अलग अलग किताबों से एक जगह रखने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो गंगा लहरी रही, आप देखेंगे वैसे ये पद्माकर ने गंगा लहरी लिखी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे यहाँ पर कि किताबों में गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी और जगन्नाथ दास रत्नाकर पद्माकर से भी जुड़ा रहता है। इस तथ्य को थोड़ा सा आपको क्लोज रीडिंग करना है। वैसे गंगा लहरी ज्यादातर जो फेमस है वो पद्माकर के लिए। ठीक, अगला जो तथ्य है, तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, ये किसका कथन रहा है, फिर किसने लेख लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके बाद ये पढ़ते पढ़ते बीच में आ गया व्याकरण की शब्द रचना 4 तरीके के, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पुरुष 3 तरीके के, उत्तम, मध्य, अन्य, ब्रज भाषा बोलने वाले 1.5 करोड़ के आसपास में, औकारांत, उकारांत, खड़ी बोली भी लगभग 1.5 करोड़, आकारांत, द्वित इसकी प्रधानता या फिर प्रमुख विशेषता, कौरवी खड़ी बोली को कहा साकृत्यायन ने, भोलानाथ तिवारी ने भी कहा, लाल कवि छत्र प्रकाश द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है जो कि बुंदेली में है। तो ये सारे तथ्य हैं जिनको कि बीच बीच में पढ़ते हुए कुछ आया तो हमने नोट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में याद कर लिया कि ब्रज की खास विशेषता औकारांत, खड़ी बोली आकारांत, अवधि अकारांत, इस तरीके से। लिपि, लिपि का मतलब क्या है? लिखित या ध्वनि संकेत। लिपि सुधार करने की कोशिश बहुत लोगों ने किया, जिसमें महादेव गोविंद राणा डे का नाम आता है। अध्यक्ष के रूप में थे नरेंद्र देव, जो उत्तर प्रदेश द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। लिपि का मतलब क्या है? लिखित ध्वनि संकेत को कहते हैं लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी, नागरी लिपि का विकास उत्तरी शाखा ब्रह्म लिपि से हुआ है। दक्षिण हिंदी फारसी लिपि, ठीक है। अंग्रेजी किस लिपि में है? रोमन में। उर्दू फारसी लिपि, पंजाबी गुरमुखी लिपि। तो ये कभी कभी देवनागरी लिपि पढ़ते हुए अन्य लिपियों के तरफ भी हमारा ध्यान गया। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। डीएसएसबी के एक एग्जाम में हम गए तो वहां पर यह सवाल पूछा गया। पढ़ने के लिए तो हमने पढ़ लिया था कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, लेकिन उसमें पूछा कि किस शाखा से हुआ। तमाम शाखाएं दे दिया और उत्तरी शाखा आपको ध्यान में रखना है। देवनागरी लिपि में मराठी, नेपाली भी लिखे जाते हैं, संस्कृत भी लिखी जाती है, ये चीजें। देवनागरी लिपि का विकास 8वीं शती के आसपास से माना जाता है। गुजरात के राष्ट्रकूटों का जिक्र किया जाता है इसके बारे में। ब्राह्मी लिपि की के उत्तरी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जैसा कि यहाँ पर नोट करते हुए बताया गया था। सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन किया महादेव गोविंद राणा डे ने कि लिपि में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है। 1947 में यूपी सरकार ने नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया। 12 खड़ी भ्रामक बताया गया। मात्राएं दाहिने ओर लिखी जाए ये बताया गया। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाए। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। जैसे पहले गंगा लिखा जाता था तो ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, अब उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। संयुक्त वर्णों क्षत्रज्ञ को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, स्त्र को भी दिया जाए। 1953 में एक और समिति का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता राधाकृष्णन करते हैं, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए। हिंदी की देवनागरी लिपि में वर्ण कुल हैं, जब इस नोट्स को हम बना रहे थे तो 52 थे। अभी हाल फिलहाल में संशोधन किया गया है तो आप 53 अपने दिमाग में रख सकते हैं। और इसको कैसे याद किया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो इंग्लिश में कुल 26 लेटर होते हैं और हिंदी में उस जमाने में 52 थे, तो हमने ये ध्यान में रखा कि हिंदी अंग्रेजी की दूनी है, इस टाइप से। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? मूलतः 11 है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। व्यंजन 33 है, ये मोटे तौर पर जो मूल रूप में। और अगर कोई पूछे कि नए सिरे से कितने हैं, प्रश्न पूछने का जो ढंग है या फिर जो प्रश्न पूछने वाला है वो भी आप क्या जानना चाहते हैं, उसी हिसाब से अगर प्रश्न बनाए तो सही उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। अब सवाल आता है कि देवनागरी लिपि किस टाइप की है, तो अक्षरात्मक या वर्णात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। हिंदी भाषा नाम से पुस्तक किसने लिखी?
भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, तो ये तो सब भाषा का था। इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं साहित्य की तरफ। इस चंदायन को पहला सूफी काव्य किसने माना? तो राम कुमार वर्मा का नाम आता है। मृगावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। पद्मावत की कथा रतन शेखर कथा से जोड़कर देखी जाती है। नूरजहां नाम से प्रबंध काव्य किसने लिखा? ख्वाजा अहमद। प्रेम दर्पण कवि नसीर ने लिखा, जो कि सूफी काव्य के अंतर्गत है। सूफी काव्य की जो भाषा रही है वो अवधी रही है, और अवधी किसमें रही? पूर्वी हिंदी में रही। तो कैसे आप पढ़ रहे हैं साहित्य, लेकिन भाषा से कैसे उसको जोड़कर देखना है, इस नोट्स के बहाने आपको पता चल रहा होगा। ऐसे ही तैयारी करना है। आप कोई चीज एकदम बनी बनाई नहीं है कि आप केवल आपको वहां पर ऑन कर दिया जाए और आप चलना शुरू कर देंगे। इस टाइप से नहीं होता है। आपको अपने मानसिक लेवल को बढ़ाते हुए जहां भी जैसे तथ्य आए जो आपको बार बार याद करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनको लिखते जाइए। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। सूफी काव्य प्रेमाख्यानक काव्य कहलाते हैं। प्रेमाख्यानक काव्य की जब भी बात की जाएगी तो सूफी काव्य आपको ध्यान में रखना है। चंदायन को प्रथम सूफी काव्य माना राम कुमार वर्मा ने, अभी ऊपर हमने बतलाया। कड़वक का मतलब क्या है? कि 5 अर्धावलियों के बाद एक दुआ हो तो उसको हम कड़वक पद कहते हैं, जिसका प्रयोग पद्मावत में और रामचरितमानस में आप देखते हैं। थोड़ा सा उन दोनों में अंतर है। तो कड़वक आप ध्यान में रखिए कि 5 अर्धावलियों के बाद एक दोहा है, तो उसको हम कड़वक बोलते हैं। मृगावती को प्रथम सूफी काव्य माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत की कथा किससे मिलती है? रतन शेखर कथा माना है हरदेव बहारी ने कि उसकी कथा से मिलती जुलती है। पद्मावत में अंतर क्या है? कि 7 अर्धावलियों के बाद एक दोहा है। तो हमने यहाँ पर फार्मूला के रूप में नोट किया 7A + 1D। उस जमाने में था कि कैसे चीजों को याद करके रखा जाए। माधवानल काम कंदला में नायक नायिका के एक ही जन्म का वर्णन है। माधवानल काम कंदला जो कि सूफी काव्य है, इसके रचयिता कौन है आपके दिमाग में आना चाहिए। आलम इत्यादि कई लोगों ने इसको लिखा हुआ है। अंतिम सूफी काव्य कौन सा है? ज्ञानदीप, जो कि शेख नबी द्वारा लिखा गया है। अवध विलास जो कि राम जन्म से लेकर वन गमन तक किसने लिखा है? लाल दास ने लिखा है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें आप याद करके जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि अवध विलास किसने लिखा है, जिसमें कि राम के जन्म से लेकर उनके वन गमन तक की कथा उसमें है। लाल दास नाम के कवि थे, उन्होंने लिखा। इसके बाद बीच में भाषा विज्ञान भी आ जा रहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्रज भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी, जबकि आप देखेंगे कि ब्रज भाषा किस हिंदी के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। ब्रज भाषा उकार बहुला और अवकारांत बहुला है, इसकी खास विशेषता है। ब्रज भाषा के 3 रूप हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी ब्रज भाषा। राहुल साकृत्यायन ने ब्रज भाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से माना है। घनानंद शुद्ध ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, जिसकी चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में की हुई है। जब भी शुद्ध ब्रज भाषा के कवि की बात की जाएगी तो घनानंद का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। ब्रज भाषा का मधुर नाद, सौंदर्य, पद लालित्य अनुपम है। ब्रज भाषा लगभग 600 वर्षों तक काव्य भाषा रही, इसीलिए इसको हम ब्रज बोली नहीं बल्कि ब्रज भाषा के रूप में जानते हैं। रीतिकाल के समय ब्रज भाषा का स्वर्ण काल था, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्रज भाषा अगर अपने ऊंचाई पर पहुंची तो वो रीतिकाल में पहुंची। अब जो हिंदी शब्द हिंदी भाषा का नहीं है बल्कि ईरानी शब्द है, ये भी कई बार पूछा जाता है। हिंदी ईरानी है, उर्दू तुर्की भाषा का है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसी बात कही भोलानाथ तिवारी ने। भारत की संपर्क भाषा क्या है? अंग्रेजी या फिर हिंदी, दोनों को आप रख सकते हैं। मानक भाषा का अर्थ क्या है? परिनिष्ठित भाषा, जिसको कि हम मानक भाषा कहते हैं। खड़ी बोली हिंदी के 4 विविध रूप बताए गए, जिसमें आप देखेंगे कि उर्दू है, रेख्ता है, दक्षिणी हिंदी है, हिंदुस्तानी। उर्दू जिसका संबंध तुर्की से, रेख्ता जो कि उर्दू की एक शैली है, दक्षिणी हिंदी जिसका संबंध फारसी से, हिंदुस्तानी जो कि हिंदी और उर्दू के मिश्रण से बनी हुई हो उसको हिंदुस्तानी कहेंगे। जैसे आपने प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ा होगा, कहानियों को और उपन्यासों को। तो ये चीजें यहाँ पर है। उर्दू को ही हिंदी मानता था गारसद तासी। आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी के पक्के दुश्मन गारसद तासी थे। और आप देखेंगे कि ये विरोधाभास है
कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया तो गारदासी ने लिखने का प्रयास किया, जो कि एक जमाने में हिंदी के पक्के दुश्मन के रूप में थे। हिंदी को उन्होंने गंवारू और क्या क्या नहीं कहा, बहुत कुछ कहा था। रेखता, जो कि धीरेन्द्र वर्मा ने इसे उर्दू की एक शैली माना हुआ। धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा विज्ञान में काफी काम किया है। दक्कनी 1327 में जब राजधानी परिवर्तन हुआ, उस समय जो लोग दिल्ली से आ गए थे दौलताबाद, वहां आकर एक नई भाषा का जन्म होता है जिसको कि हम दक्कनी हिंदी कहते हैं। हिंदुस्तानी अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम था हिंदुस्तानी, ठीक, जिसमें हिंदी उर्दू मिश्रित हो। बीच का रास्ता निकाला गया, जब हिंदी उर्दू विवाद शुरू हुआ था तो बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें हिंदी भी हो उर्दू भी हो। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा लक्ष्मण इत्यादि संस्कृत के पक्षधर थे कि हिंदी में संस्कृत के शब्दों को ज्यादा डाला जाए। इतिहास दृष्टि देखें तो आदर्शवादी और आध्यात्मिक तरीके की इतिहास दृष्टि शुरुआती दौर में रही है। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा। पाश्चात्य इतिहास दर्शन विकासवादी दृष्टिकोण देता है। इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ना है तो इतिहास क्या है, एचकार की एक पुस्तक है, उसको आप देख सकते हैं। फ्रेंच विद्वान तेन ने साहित्य की प्रवृत्तियों को 3 भागों में बांटा हुआ था। फ्रेंच विद्वान मादाम तेन का नाम आपने सुना होगा, जो कि विधेयवाद से इनका संबंध है। उन्होंने जाति, वातावरण, क्षण, इन 3 भागों में साहित्य की प्रवृत्तियों को बांटा था, जिसका प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर भी दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी रही? वर्णानुक्रम पद्धति गारदासी और शिव सिंह सेंगर ने अपनाया। कालानुक्रम पद्धति ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने अपनाया, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पद्धति अपनाया था गणपति चंद्रगुप्त, और अपने इतिहास ग्रंथ का भी नाम रखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, जिसके जन्मदाता थे तेन, और तेन का संबंध कहां से था? फ्रांस से था। मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई की और एग्जाम में गए और सीधे सीधे सवाल पूछा गया कि विधेयवाद के प्रवर्तक तेन थे, इनका संबंध किस देश से है, तो आपको जब आएगा तभी आप बता पाएंगे। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक लिख देगा, इतने में आप फंस जाएंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर धैर्य बनाया होगा और हमारा साथ दे रहे होंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ लगेगी। आगे है, जब इतिहास लेखन की बात की जा रही है तो भारत में आप खासतौर से हिंदी साहित्य की बात करें तो वार्ताओं पर लोगों का ध्यान गया, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों का संपादन किया गोकुलनाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों का जिक्र किया गया, 252 में विट्ठलनाथ के, उसमें भी अष्टछाप का जिक्र किया जाता है। 4 शिष्य हैं वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य हैं विट्ठलनाथ के। वो कौन कौन चारों शिष्य हैं उनको हमने याद किया, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, ठीक है, गोविंद स्वामी, नंद दास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, इस तरीके से हमने याद किया। इसी में हिंदी के विकास को लेकर या फिर समाज में चेतना लाने का प्रयास तमाम संस्थानों ने करना शुरू किया, जिसमें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन करते हैं। 1875 में आर्य समाज दयानंद सरस्वती, 1875 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी बेसेंट ये करती हैं। 1888 में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं। और साथ में यहाँ पर कुछ हम भाषा विज्ञान से रिलेटेड भी, कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 में। अधिनियम कब आया? 1963 में आया। किसके माध्यम से, किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग की चर्चा की गई है? 344(1) में की गई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा नियम 1976 में आया। ये सारी चीजें हैं। अब उस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तो उसमें हिंदी भाषा को लेकर या फिर एक राष्ट्रभाषा कौन सी हो उसको लेकर भी बहुत लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे थे। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में हिंदी को सभी कार्यालयों का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो कि उस समय कांग्रेस, 1924 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके थे, जो कि बेलगाम अधिवेशन था। 1925 में जो कांग्रेस की उस समय अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जहां तक मेरी जानकारी है, तो कानपुर अधिवेशन में हिंदी को सभी कार्यकलापों का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखा। हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सत्यार्थ प्रकाश ने भी हिंदी का
पूरा प्रचार प्रसार किया स्वामी दयानंद सरस्वती के संपादन में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ से भाषा पत्रिका निकलती है। और एक केंद्रीय हिंदी संस्थान है जो कि आगरा में है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ये ऐसे सभी तथ्य हैं कि जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान प्रताप नारायण मिश्र ने नारा लिखा हुआ था। काशी नागरी प्रचारणी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। इस प्रचारणी नागरी सभा की स्थापना 1893 में हुई। कौन कौन 3 लोग थे, इसके बारे में हमने एक से अधिक बार आप सभी को बताया हुआ है। ठीक है, 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरी लिपि का प्रयोग किया गया, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय का काफी रोल रहा। उस समय जो भी गवर्नर कौन थे, मैकडोनाल्ड थे, उनका बड़ा योगदान रहा। 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक के तौर पर थे पुरुषोत्तम दास टंडन और सदस्य के रूप में मदन मोहन मालवीय भी शामिल थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 1918 कई जगहों पर 1915 दिया जाता है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई में महात्मा गांधी ने स्थापित किया। आप 1915 को ही ध्यान में रखिए। 1936 में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा में स्थापित की गई गांधी द्वारा। वहां पर आप देखेंगे एक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भी है वर्धा में। तो कहीं ना कहीं चीजें आज से जोड़ते हुए और पहले का भी जोड़कर आपको देखना है। अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने की तिथि दी गई थी 1965 तक कि भाई जब तक हिंदी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो रही है तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। लेकिन चीजें पहले से बदल गई। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, जिनको कि शॉर्ट में बीजी खेर के नाम से भी जाना जाता है। 1976 में राजभाषा अधिनियम लागू किया गया, जिसकी बात हमने ऊपर की है। अब यहाँ पर राजभाषा के दृष्टिकोण से हमारे देश को भाषा के दृष्टिकोण से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग में सभी हिंदी प्रदेश हैं। ख वर्ग में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये सभी IBPS में मैं जब एक बार इंटरव्यू देने गया था तो वहां पर ये सवाल पूछा गया, इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। भाषा की दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, और शेष जितने बच रहे हैं इनके अलावा वो राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर यही है कि हिंदी और अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पत्राचार करने का माध्यम। अब हम आ जाते हैं साहित्य पर एकदम विशुद्ध तरीके से। आलवारों की बात की जाती है तो आलवारों की संख्या कुल 12 है, जिनका संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। तमिल में इनकी रचनाएं है। दिव्य प्रबंधम इनका एक खास ग्रंथ है। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे से बॉक्स में आप कितने कितने तथ्यों को देख लीजिए। दक्षिण भारत में आलवार संतों का भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। आलवार भक्त तमिल भाषा में वैष्णवों को कहा जाता है। आलवार भक्तों का काव्य संग्रह दिव्य प्रबंधम है। संत काव्य का मूल आधार शंकर का अद्वैत दर्शन है। अब हमने समझने के लिए कि आलवार रहते कहाँ रहे होंगे, किताबों में तो बोल दिया गया कि तमिल में है, तो हमने मैप बनाया। उस जमाने में मैप बहुत तेजी से मैं बना देता था, खटखट। और अभी भी जब हम अपने BA और MA के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक मैप बनाते हुए हम समझाने का प्रयास करें कि घटनाएं घटी कैसे। तो यहाँ पर भी प्रतीकात्मक तौर पर आप जरूर देख पा रहे होंगे। तो संत काव्य, जिनको कि निर्गुण काव्य हम कहते हैं, इनका मूल आधार क्या है? अद्वैत दर्शन है, जो कि शंकर के दर्शन से प्रभावित है। संत जीव को विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते, तत्वमसि तू उसका सेवक है, ऐसा उनका विचार था। रामानुजाचार्य, जिन्होंने राम और विष्णु की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, विशिष्टाद्वैतवाद को उन्होंने उसका प्रवर्तन किया और श्री संप्रदाय की स्थापना की। मध्वाचार्य, अमला भक्ति से इनका संबंध रहा, द्वैतावाद का उन्होंने प्रवर्तन किया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। विष्णु स्वामी सच्चिदानंद इनके केंद्र में थे, शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्काचार्य, कृष्ण के बरक्स विष्णु द्वैताद्वैतवाद संकादिक संप्रदाय की स्थापना की। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप परीक्षाओं में जाएंगे तो कई बार यहाँ पर इन संप्रदायों से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक जगह इसको रखा हुआ है ताकि आप मेन चीज को ध्यान रखें। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतावाद ब्रह्म संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद संकादिक संप्रदाय,
बीच में नाम आता है बल्भाचार्य। इनकी साधन सापेक्ष भक्ति थी, मर्यादा भक्ति पर ये जोर देते थे। साधन निरपेक्ष भक्ति, पुष्टि भक्ति पर जोर देते थे, जिसको कि हम पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। राम रक्षा स्तोत्र किसका रहा है? रामानंद का, हिंदी में लिखा। संत निवृत्ति मार्गी वैरागी हुआ करते थे। जो संत थे वो निवृत्त मार्गी थे और वैरागी थे। कबीर की कुंडलनी साधना वाले पदों में आचार्य शुक्ल ने साधनात्मक रहस्य माना। अगर कबीर के रहस्य की बात करें तो उनका रहस्य कैसा था? साधनात्मक रहस्य था। और अभी सूफियों पर हम बात करेंगे तो उनका रहस्य आप देखेंगे कि अलग ढंग का रहा है। कुंडलनी मूलाधार चक्र में सुषुप्तावस्था पाई जाती है। सुषुप्तावस्था कहां पर पाई जाती है? कुंडलनी मूलाधार चक्र में पाई जाती है, जो कि योग से जुड़े हुए चीजें हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी यानी पत्नी के रूप में और खुद को साधक यानी पति के रूप में माना। परमात्मा को प्रियतम के रूप में यानी पति के रूप में और खुद को साध्य के रूप में। यहां पर आप देख रहे हैं साधक और साध्य, पत्नी और पति, यानी जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में माना हुआ है। ठीक है। बीच में कुछ और तथ्य हैं कि माधुरी पत्रिका, जो कि छायावाद की सबसे बड़ी समर्थक पत्रिका थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है। मुझे याद आता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मैं गया था, तो वहां पर मुझसे सवाल पूछा गया कि छायावाद की समर्थक पत्रिका कौन सी थी। तो चूंकि इस तरीके के नोट्स बने हुए थे तो तुरंत हमने बताया कि माधुरी पत्रिका। तो जो भी पूछने वाले हैं उनको लगता है कि नहीं, सामने वाला कुछ न कुछ पढ़ा लिखा है, नहीं तो आमतौर पर तो कह देते हैं कि कुछ पढ़कर भी आइए। तो माधुरी पत्रिका छायावाद की समर्थक पत्रिका थी। कहां से निकलती थी? लखनऊ से दुलारे लाल भार्गव इसका संपादन किया करते थे। मिश्र बंधुओं के अनुसार वर्तमान काल 1926 से लेकर अब तक चल रहा है। इस टाइप से मिश्र बंधुओं की अगर हम बात माने तो ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक एवं मध्यकाल को 3 भागों में बांटा हुआ है: धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। तो देख रहे हैं कि गणपति चंद्रगुप्त जिन्होंने के हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, उन्होंने प्रारंभिक और मध्यकाल को 3 खंडों में बांटा। रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो काव्य का मूल्यांकन करते हुए यह बात लिखी कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। अब प्रथम कवि को लेकर काफी डिबेट रहा है। प्रथम कवि सरापा को माना राहुल साकृत्यायन ने, समय 7वीं शताब्दी के आसपास माना। शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्रगुप्त ने, हिंदी का प्रथम कवि। और ठीक है, प्रथम कृति के को लेकर भी विवाद हुआ। देवसेन कृति श्रावक 4 को माना गया, 250 दोहों में लिखा गया है। विशल देव रासो के रचयिता नरपति नाल, जो कि 4 खंडों में है। इसकी भाषा राजस्थानी है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान पीसीएस का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें सवाल पूछा गया था कि किस भाषा में है विशल देव रासो। तमाम विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि अपभ्रंश में है कि राजस्थानी में, किसमें है। तो शुक्ल जी ने इसकी भाषा राजस्थानी मानी है। कथन ही इनका है, 4 खंडों में है। सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात किसके संदर्भ में कही? तो नाथों के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही हुई है। और द्विवेदी जी ने नाथ साहित्य पर काफी काम किया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव। अमीर खुसरो जिनका जन्म 1255 के आसपास में हुआ था। अब्दुल हसन इनका वास्तविक नाम था, ये चीज ध्यान में रखिए। राउल वेल शिलांकित कृति के नाम से जाना जाता है। रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है, चंपू काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। ये टीजीटी के एग्जाम में 2013-14 में जो एक टीजीटी हुआ था उसमें सवाल आया हुआ था। राउल वेल किस टाइप की कृति है? शिलांकित कृति। चंपू काव्य रोड़ा द्वारा लिखी गई। नगेंद्र द्वारा भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की गई 1350 से लेकर 1650 ईस्वी। भारतीय सूफी जो काव्य है वो बेसरा संप्रदाय के थे। भारतीय सूफी जो भी रहे हैं वो बेसरा संप्रदाय से जुड़े हुए। सूफी संप्रदाय कई संप्रदाय हैं जिसको कि शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि 5 संप्रदायों का नाम है। चिश्ती एक संप्रदाय इसमें, और 3-4 संप्रदाय हैं जिनको कि आगे मैं देखूंगा कहीं अगर विस्तार से लिखा होगा तो बताऊंगा।
सिद्धांत पंचमात्रा जो कि राघवानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक। नानक की रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी निरंजनी संप्रदाय को माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय है जो कि नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी है। और हमने यहाँ पर बॉक्स में बनाया भी याद करने के लिए कि नाथ प्लस संत बराबर निरंजनी संप्रदाय। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास जो ग्रंथ है सुंदर दास द्वारा लिखे गए। ये वही सुंदर दास हैं जो कि श्रृंगार रस के विरोधी थे और महिलाओं से बहुत दूर रहा करते थे, लेकिन इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी में प्रवास लिया था और वहां पर ऐसा माना जाता है कि संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में हरि नारायण शर्मा ने संपादित किया है। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया। गुरु अर्जुन देव गुरु साहिब ग्रंथ का संकलन किया। बानी का संबंध संत निर्माण से है। गुरुदेव को अंग, कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। गुरुदेव को अंग में आप जब कबीर ग्रंथावली पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। दुल्हिन गाँव मंगलचार, इसमें कौन सा रहस्यवाद है? भावात्मक रहस्यवाद है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, इसमें साधनात्मक रहस्यवाद है। विष की वेल जो कि नारी विषयक दृष्टि है संत कवियों की। संत कवियों की भी नारी के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं थी। वो उन्होंने लिखा था कि नारी की झाए परत श्याम भोजन काला हो जाता है, इस टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने लिखा हुआ है, न कबीर की दृष्टि अच्छी थी न तुलसी के दृष्टि पर भी सवाल उठाया जाता है। कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस पाया जाता है। उलटबासियां आप जानते हैं कि बात कुछ कही जाए और उसका अर्थ कुछ निकले, उसमें अद्भुत रस है। ये सवाल पूछा जाता है कि कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। आलसियों का महामंत्र लिखा था, अजगर करे न चाकरी, कौन? मलुकदास, सबके दाता राम। मलुकदास के गुरु थे पुरुषोत्तम। ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए जहां भी आप देख रहे हैं कि डबल इस तरीके से टिक लगा है वो इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक को पर फारसी मसनवी का प्रभाव माना है। मसनवी शैली का प्रयोग प्रेमाख्यान काव्यों पर पड़ा हुआ है, शुक्ल जी का ऐसा मानना। वासव दत्ता नाम से लिखा सुबंधु, कादंबरी लिखा बाणभट्ट, दर्श कुमार चरितम लिखा दंडी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी की तैयारी के दौरान जहां भी संस्कृत के तथ्य दिखाई पड़ रहे थे उसको भी एक परीक्षार्थी क्या कर सकता है? नोट कर सकता है। वही यहाँ पर नोट किया गया। सूफी संप्रदाय का प्रचार किया गया, जो हमने ऊपर बतलाया था ना, चिका सुना, ये जो मैं बोला कि आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। कई बार चीजें उतनी याद नहीं रहती हैं। यहाँ पर देखिए उसका विस्तार है कि चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, ठीक है। इसके बाद नक्श संप्रदाय, कौन कौन किसके प्रवर्तक हैं, और उसमें मोहिद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में चिश्ती संप्रदाय है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। वहां पर दरगाह भी है और बहुत सारे हमारे मित्र भी वहां से जुड़े हुए थे जो हमारे क्लासमेट भी थे, और कई बार उन्होंने कहा कि अजमेर आना तो जरूर बताना। और अभी मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मन में इच्छा है कि कभी अजमेर जरूर जाऊं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शतमा, कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर बनाया है अपने को याद करने के लिए, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो फॉर्मूले होते हैं वो उतना समझ में नहीं आते, क्योंकि फॉर्मूला कोई बनाता है अपने दृष्टि से बनाता है। फिर भी मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। संत काव्य और सूफी काव्य, आप देखेंगे कि इसमें कहीं न कहीं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का संबंध है। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो इस चीज को समझेंगे। 12th तक हम भी साइंस के विद्यार्थी थे, तो उसका प्रयोग यहाँ पर हमने कुछ किया है। संत और सूफी में क्या है कि पति पत्नी, संत अपने को पत्नी और परमात्मा को पति। दुल्हिन गाँव हो मंगलचार, आये हो राजा राम भरतार। यानी कि जो कबीर है खुद को पत्नी बता रहे हैं और जो ब्रह्म है उसको पति, लेकिन सूफी में उल्टा है, ठीक है। सूफी साधक में साधक पति के रूप में और ईश्वर पत्नी के रूप में, जबकि संत में इसका उल्टा। सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा का नाम दिया गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। पद्मावत की रचना 947 हिजरी संवत में बताई जाती है। एक नया ये तथ्य और है पद्मावत के प्रकाशन वर्ष को या फिर लिखे जाने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कि कब लिखा गया था। हिजरी में यहाँ पर है 947, जिसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1540 ईस्वी होगा। वैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो संवत को बार बार याद रखते हैं, जिसमें कि -57 करेंगे तो ईस्वी कन्वर्ट होता है।
लेकिन हिजरी का निकालने का कुछ अलग ही फार्मूला है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कई किताबों में पद्मावत की रचना को लेकर 1520 भी दिया जाता है, कंफ्यूजन है अलग अलग जगहों पर। लेकिन 947 हिजरी संवत को आप अगर सन में कन्वर्ट करेंगे तो 1540 ईस्वी आता है। यूसुफ जुलेखा जो कि शेख निसार की रचना है। पुष्पावती दुखहरण दास की रचना है। ठीक है, अब वो पढ़ते पढ़ते मन में आता है कि पद्मावत में कुल कितने कांड खंड है, बल्कि खंड उस खंड में है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है और इसका कारण भी है। हमने इसको प्रामाणिक तौर पर देखा। अगर आप केवल खंडों की बात करेंगे तो 57 खंड है, लेकिन अगर उसमें आप उपसंहार जोड़ देते हैं तो कुल 58 खंड है। तो मोटे तौर पर अगर कंप्लीट उसको देखें तो पद्मावत में कुल 58 खंड है, उसको ध्यान में रखना। और 947 हिजरी संवत 1540 ईस्वी के बराबर। सूफी काव्य परंपरा लिखने का एक पैटर्न रहा है कि शुरुआत में ईश्वर की वंदना करना, फिर मोहम्मद की वंदना करना, फिर मोहम्मद के 4 मित्रों की वंदना करना, फिर शाह वक्त की वंदना करना। ठीक है, गुरु महिमा का इसमें पूरा वर्णन ही है। प्रेम गाथाओं का नामकरण आप देखेंगे जितने भी सूफी काव्य हैं तो नायिका प्रधान, बड़ी अच्छी बात रही। स्त्री विमर्श में आकर हम स्त्री को केंद्र में रखते हैं, लेकिन सूफी कवियों ने बड़ा ही एक प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाया उस समय में। इन्होंने अपने ग्रंथों का नाम नायिकाओं के नाम पर रखा। इस तथ्य को आप रचनाओं के हिसाब से देखेंगे, पद्मावत, ठीक है, मृगावत, मधुमालती, चित्रावली, इस टाइप से उदाहरण देख सकते हैं। अब पद्मावत पर फोकस करते हैं। पद्मावत समासोक्ति प्लस अन्योक्ति रूप में लिखा गया है।